पुणे में विगत कई वर्षों से जैन साहित्य पर गंभीर संशोधन, अध्ययन, अध्यापन कार्य कर रहा है। अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से श्रुतदीप फाउंडेशन द्वारा हमारे प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन करके जो अद्यावधि अप्रकाशित रही है, ऐसी पांडुलिपियों की खोज करके उसका अध्ययन करके संशोधन, एडिटिंग, उसकी प्रस्तावना और अनेक परिशिष्टों के साथ प्रकाशन कार्य चल रहा है। श्रुत भवन श्रुतदीप फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित ग्रंथों की आज पूरे भारत में अत्यधिक प्रतिष्ठा हो चुकी है। मुनिश्री वैराग्यरति महाराज के मार्गदर्शन में अनेक विद्वान पंडित तैयार हो चुके हैं और श्रुत भवन फाउंडेशन, श्रुतदीप फाउंडेशन श्रुत भवन में रह करके संशोधन कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारत देश एक ऐसा देश है जिनके पास सर्वाधिक पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां हमारे ज्ञान की धरोहर है। हमारे पूर्वाचार्यों ने जो ज्ञान अर्जित किया था उसको पांडुलिपियों के द्वारा हमारे तक पहुंचाया है। विगत 200 वर्षों में हमारे द्वारा अनेक पांडुलिपियों का विनाश हो गया। आज जो हमारे पास पांडुलिपियां हैं वो भी पूरे विश्व में सर्वाधिक पांडुलिपियां भारत देश के पास है। और भारत में जितनी पांडुलिपियां हैं उसमें भी जैन धर्म की पांडुलिपियां सर्वाधिक है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पास पांडुलिपियों का सर्वाधिक संग्रह है। और इस दृष्टि से जैन धर्म ने ज्ञान के संरक्षण में सर्वाधिक योगदान दिया है। इन सभी पांडुलिपियों का एक कैटलॉग श्रुतदीप फाउंडेशन श्रुत भवन द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो विद्वानों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा संशोधन के लिए। साथ ही साथ अनेक अन्य प्रकल्प भी श्रुतदीप फाउंडेशन के द्वारा चल रहे हैं। आज एक नया कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। जैन धर्म की पहचान अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद के सिद्धांत से जानी जाती है। जैन धर्म ने अहिंसा के उच्च आदर्श प्रस्थापित किए हैं। जैन दर्शन ने अपरिग्रह के सिद्धांत को जितना समझा और प्रस्तुत किया, शायद ही विश्व के अन्य धर्मों ने अपरिग्रह के सिद्धांत को इतने स्पष्ट रूप से रखा होगा। और उससे भी आगे चल करके अनेकांतवाद, जो अनेक अनेक विधाओं का आधार है, हमारे जीवन के सुचारू सुख रूप जीने के लिए अनेकांतवाद एक बहुत बड़ा आधार है। अहिंसा के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, अपरिग्रह के बारे में कुछ बातें हुई है। अनेकांतवाद जो पिछले कुछ समय से चर्चा के विषय में रहा है, लेकिन जैन धर्म ने जो अनेकांतवाद की बात कही है वो कितनी सूक्ष्म है और अलग अलग क्षेत्रों में अनेकांतवाद का क्या महत्व हो सकता है, इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेकांतवाद की आवश्यकता, प्रभाव और उस सिद्धांत का स्वरूप, इस विषय को लेकर के श्रुत भवन आपके सामने एक बहुत बड़ा व्याख्यान माला का विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ है। आज पहला व्याख्यान है। प्रथम व्याख्यान में आज हमारे साथ प्रोफेसर
नरेंद्र भंडारी जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी के नाम से भारतीय विद्वान और विदेश के विद्वान सुपरिचित हैं। पिछले कुछ समय से भंडारी जी बहुत सारे व्याख्यान दे चुके हैं। उनके द्वारा जो कार्य हुआ है वो भी भारत को गौरव देने वाला कार्य हुआ है। भंडारी जी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बंबई से पीएचडी की डिग्री हासिल की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अमेरिका में शोध कार्य किया। तदुपरांत भारत वापस लौटे। अहमदाबाद में अंतरिक्ष विभाग के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर रह करके अंतरिक्ष एवं भूविज्ञान के शोध कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने नासा द्वारा अपोलो मिशन और रूस द्वारा यूएसआर के ल्यूना मिशन के द्वारा लाए गए चंद्रमा के सैंपल्स का अध्ययन किया। इसरो के ग्रह विज्ञान और अन्वेषण कार्यक्रम की शुरुआत की और उसकी अध्यक्षता भी की। भारत के पहले मून मिशन जिन्होंने पूरे विश्व में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। आज भी जब मून मिशन का नाम आता है तब भारत को याद किया जाता है। मून मिशन के चंद्रयान की डिजाइन करने वाले प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी थे और उनका योगदान अग्रणी योगदान था। मार्स ऑर्बिट मिशन में से भी वो जुड़े रहे हैं। वे चंद्र मिशन टास्क फोर्स और चंद्रयान 1 विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने इंटरनेशनल ल्यूनर एक्सप्लोरेशन ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। भंडारी जी के कार्य की सूची बहुत लंबी है, हम उनको सुनना चाहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, किंतु एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ी सिद्धियां हासिल की है, बहुत बड़े पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ग्रहों एवं अंतरिक्ष विज्ञान के योगदान के लिए प्रोफेसर भंडारी जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कई किताबें लिखी है, कई इनाम अवार्ड प्राप्त हुए हैं। खास करके उन्होंने जैनत्व का पथ, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ जैनिज्म, जैन फिलोसॉफी, द साइंटिफिक अप्रोच टू रियलिटी जैसे ग्रंथ लिखे हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अहमदाबाद में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी नामक एक संस्थान का प्रारंभ किया और अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके संशोधन कार्य में, विज्ञान के संशोधन कार्य में कार्य किया। साथ ही साथ अभी वर्तमान में कॉन्शियसनेस पर एक बहुत बड़े कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं और उन्होंने पूरे देश के जैन विद्वानों को, जैन वैज्ञानिकों को एकत्र करके उन्होंने जो काम किया है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में, सहयोगी के रूप में और अनेक अलग अलग कार्यों के सहयोगी के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया है। अर्थात निवृत्त होने के बाद भी आपका कार्य निरंतर चलता रहा है। ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं आज के व्याख्यान के लिए। श्रुतदीप श्रुत भवन फाउंडेशन के द्वारा आज ये प्रथम व्याख्यान आप ही के द्वारा इस व्याख्यान माला का प्रारंभ होगा और आने वाले समय में हम अलग अलग विद्वानों को आमंत्रित करेंगे, अलग अलग विधाओं पर अनेकांतवाद की क्या आवश्यकता है उस पर व्याख्यान देंगे। मैं आज के इस व्याख्यान माला के मंगल प्रारंभ के लिए प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी।
बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर जितेंद्र शाह, इतना विस्तार से फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। मुझे बड़ी खुशी है कि अनेकांतवाद जो अपने जैन धर्म का एक अनूठा सिद्धांत है, उसके बारे में श्रुत भवन ने ये श्रृंखला चालू की है। अनेकांतवाद को समझना बहुत आवश्यक है। और दूसरी अच्छी बात क्या लगी कि उसकी जो वैज्ञानिक धारणा है उसको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया, और ये पहला लेक्चर अनेकांतवाद का वैज्ञानिक आधार इस पर रखा। तो अनेकांतवाद के बारे में हमारी कई धारणाएं हैं। ये बहुत उपयोगी है, पर एक धारणा यह भी है कि ये समाज में सहिष्णुता, फैमिली में प्रेम आदि के लिए ये अनेकांतवाद उसका रोल है इसमें। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, और इसका आधार हम मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो ये दृष्टि है कि अनेकांतवाद केवल सहिष्णुता के लिए उपयोगी है, यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। ये अवश्य ही उपयोगी है, परंतु इसके और भी दृष्टिकोण हैं, और मैं उनके बारे में आज बात करूंगा। तो शुरू में ये बता दूं कि अनेकांतवाद के 4 अंग हैं, और उन चारों अंगों को मिलाकर के हम अनेकांतवाद कहते हैं। ये 4 अंग हैं। एक तो अनेकांतवाद स्वयं ही, एक स्यादवाद है, एक नएवाद है, और सप्तभंगी ये चौथा अंग है। इन चारों को मिलाकर हम कॉमन लैंग्वेज में इसको अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं, और उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है ये जानने का कि अनेकांतवाद है क्या, और इसको किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अनेकांतवाद क्या कंडीशंस में उपयोगी है, ये हम जान लें। तो ये पहले तो हमें सत्य और मिथ्या का भेद करना पड़ेगा। अनेकांतवाद का अर्थ यह है कि आपकी कुछ ओपिनियन है, मेरी कुछ ओपिनियन है, तो इन दोनों में हम दोनों को मान लें, मतलब कि कोई एक बेटर है दूसरे से, ऐसा माना जाता है। मैं कहूँ ये दीवार सफ़ेद है, आप कहें काली है, तो ये तो मिथ्या हुआ। तो अनेकांतवाद मिथ्यात्व में लागू नहीं होता है। पहले हमको मिथ्या चीज़ें निकाल देनी पड़ेगी, तभी हम अनेकांतवाद का उपयोग कर सकते हैं। यू कैनॉट स्ट्रेच अनेकांतवाद टू इंक्लूड फॉल्स व्यू पॉइंट्स। और दूसरा यह है कि ये सूक्ष्म जो भाव हैं या सूक्ष्म पुद्गल हैं, उन्हीं पर लागू होता है। ये जो स्थूल हैं, जैसे एक मेज है तो हम उसको मेज ही कहेंगे, हम सभी उसको मेज कहेंगे। कोई उसको मकान कहेगा तो हम उसको नहीं माने कि ये अनेकांतवाद में आता है। तो 2 चीज़ों से हमें उनको अलग कर देना पड़ेगा। एक तो मिथ्या धारणा जो गलत है, और एक जो ग्रोस स्थूल चीज़ें हैं उनको अलग करें, तब अनेकांतवाद का क्षेत्र आता है। तो जैसे मैंने आपको कहा
इसके 4 अंग हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। कुछ स्लाइड्स हैं वो बताना चाहूँगा अभी। तो I don't know what to do. आपको दिखाई दे रही है मेरी? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रही है। अभी मैं हरेंद्र को बोलूं वो एडजस्ट करें? हाँ प्लीज। हरेंद्र, अपना ये स्क्रीन शेयर करो, स्लाइड्स दिखाओ। हाँ, अब आ गई है, सबको दिखाई देती होगी। इसको आप फुल स्क्रीन कर दीजिए ना हरेंद्र जी। हरेंद्र, फुल स्क्रीन करो आप। सर फुल स्क्रीन है। अच्छा, ओके। तो अनेकांतवाद के 4 मैंने अंग बताए। एक अनेकांतवाद, एक स्यादवाद, एक नयवाद और सप्तभंगी। अब अनेकांतवाद को अपन सत्य और मिथ्या दोनों में लागू नहीं कर सकते, और स्यादवाद को मैं बताऊंगा ये परहैप्स, ये कहना कि यह सत्य है परहैप्स या स्यात्, तो ये संशयवाद नहीं है। जो जैन धर्म के अपोनेंट्स हैं, जो दूसरे सिद्धांतों में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं तो संशय से भरा हुआ है। तो ये संशयवाद नहीं है, ये सत्यवाद है। तो ये 2 चीजें हमको ध्यान में रखने पड़ेगी। और अनेकांतवाद इज नॉट ओनली ए फिलोसॉफिक प्रपोजल, ये कोई दार्शनिक विचारधारा नहीं है जो कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के समाज हैं, फैमिली है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनके लिए लागू है, परंतु ये एक वैज्ञानिक सत्य है। ये हमारा आज का विषय रहेगा। और मैं आपको शुरू में ये एक प्रश्न पूछता हूँ कि मैंने ये आयशर की एक पेंटिंग बताई है, तो आप जरा सोचिए कि ये क्या है, ये पेंटिंग क्या है, हम इसका क्या उत्तर दे सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमको अनेकांतवाद की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट वन प्लीज। तो जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में केवल 3 पदार्थ हैं, 3 सत्य हैं, 3 रियल हैं या 3 द्रव्य हैं। एक तो ज्ञायक हैं जो जानने वाला है, एक ज्ञेय है जो जाना जाता है, और एक ज्ञान है जो उसका मतलब ज्ञान जो है वो 3, तो 3 ही चीजें हैं। मेरे लिए मैं ज्ञायक हूँ, आप ज्ञायक हैं, मेरे लिए आप ज्ञेय हैं, और जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पुद्गल है, मैटर है, वो सब ज्ञेय है, और इसको ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट वन। तो कंडीशंस अंडर विच दे अप्लाई is truth and false, so only under truth it is applied, and between coarse and fine, स्थूल और सूक्ष्म, केवल ये सूक्ष्म पर लागू होता है। और अनेकांतवाद इज लास्ट रिसोर्ट, नॉट द फर्स्ट। कोई अपने विचारों में मतभेद हो तो आप नहीं कहेंगे शुरू में कि ये अनेकांतवाद की वजह से, आप उसका अनुसंधान करिए, और अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि ये हम अनेकांतवाद द्वारा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड। अब थोड़ा हम इसके इतिहास के बारे में जानने, उसके पहले चलिए, अनेकांतवाद का इतिहास कुछ इस प्रकार है। ये जस्ट आपको ओवरऑल फीलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि
शुरू से ही कई तीर्थंकरों ने आस्ति नास्ति प्रवाद के द्वारा अनेकांतवाद की स्थापना की और भगवान महावीर ने स्यादवाद के लिए बताया। अनेकांतवाद का उन्होंने जहाँ तक मेरी समझ में आया है उपयोग नहीं किया। ये लेटर ऑन, ये बहुत बाद की धारणा है कि हमने इसको अनेकांतवाद में सम्मिलित किया। तो स्यादवाद जो है, भगवान महावीर ने सूत्र कितांग में कहा है अपने शिष्यों को कि जब आपने ये शपथ ले ली, यह महाव्रत ले लिया कि आप सत्य ही बोलेंगे, तो आप हर स्टेटमेंट के पहले स्यात् शब्द का उपयोग करें, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, ये मिथ्या हो जाएगा और आपने जो ये प्रतिज्ञा ली है सत्य बोलने की, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि एक सत्य है ही नहीं। तो अर्लीस्ट रेफरेंस टू स्यादवाद वो भद्रबाहु स्वामी ने करीब 375 वर्ष में इस सदी इस एरा के उसमें दिया। और स्यादवाद तो उसके पहले से शुरू में भगवान महावीर ने उसकी बात की, और न्याय वत्तारा में सिद्धसेन दिवाकर ने इसका उपयोग किया स्यादवाद का, और इसके कई पुस्तकें हैं। पर कहने का अर्थ ये है कि अनेकांतवाद ओरिजिनल नहीं है, जो मुख्य जो सिद्धांत है वह स्यादवाद का है। नेक्स्ट प्लीज। तो 12वीं सदी तक जो इंडियन लॉजिक था वो सब जैन लॉजिक पर बेस्ड था। जैनों ने एक लॉजिक का प्रयोग किया, उसको डेवलप किया, और वही पूरे भारत में वही लॉजिक यूज किया जा रहा था। पर 12वीं सदी के बाद में उसको भुला दिया गया और हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में या मुगलों की इन्फ्लुएंस में दूसरे लॉजिक यूज करने लगे। पर पिछली शताब्दी में कई भारतीय और विदेशी विद्वानों ने स्यादवाद का उपयोग किया, और मैं कुछ नाम यहाँ लेना चाहूँगा। G.N. रामचंद्रन, जिन्होंने प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर खोज की, उन्होंने न्यायवाद पर, लॉजिक पर काफ़ी काम किया है 1980, 82, 83 में, और उन्होंने इसको मॉडर्न अलजेब्रा से जोड़ा है। डॉक्टर D.S. कोठारी जो हमारे बड़े विद्वान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्वांटम थ्योरी और अनेकांतवाद को जोड़ा है। और J.B.S. हल्देन, वो भी इंडिया में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे पर इंडिया में सेटल हुए थे। P.C. महालनोबिस जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिन्होंने स्थापित किया, ये चारों विद्वानों ने पिछली शताब्दी में इसको आगे बढ़ाया और इसको मॉडर्न साइंस से, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स से, मॉडर्न स्ट्रक्चर से जोड़ा। और विदेश में कुर्ट गॉडल और रॉजर पेनरोज जिनको इस साल नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए, उन्होंने अनुभव पर, एक्सपीरियंस या चेतना, उस पर काम किया। और गॉडल ने बताया कि ये एक्चुअली वही है जो अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नॉलेज इज नॉट कंप्लीट। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अनेकांतवाद हमको बताता है कि नॉलेज की लिमिट है। तो गॉडल ने 2 थ्योरम्स दी, गॉडल्स थ्योरम ऑफ इनकम्प्लीटनेस। फिर क्वांटम मैकेनिक्स भी पिछली सदी में आई, नील्स बोर के कारण मेनली, और कई वैज्ञानिकों ने, हाइजेनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने, आइंस्टाइन ने, कईयों ने, ये फिजिक्स ऑफ द स्मॉल, जो सूक्ष्म है उसका विज्ञान अलग है, जो स्थूल है उसका विज्ञान अलग है, ये बताया। और इसमें मुख्य 2 धारणाएं हैं। एक हम उसको कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहते हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का अर्थ है
कि जो वस्तु हम देखते हैं और उसके बारे में जो ज्ञान है और उसका जो विरोधी ज्ञान है, ये दोनों एक ही हैं। विरोधी कोई नहीं है, वो हमको कंप्लीट पिक्चर देते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल और वेव, तरंग और कण, जैसे पत्थर का छोटा कण लें अपन, या जो समुद्र में या तालाब में जो तरंगें उठती है, उनमें कोई भेद नहीं है। तरंग और कण एक ही चीज है। कण कभी तरंग का रूप लेता है, कभी कण का। और जो सूक्ष्म है उसकी जो स्टैटिस्टिक है वो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटिक है। मतलब कि वो आप पक्का कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। जो अपने फ्री विल या जो चॉइस आत्मा की होती है, जो फ्री विल आत्मा में है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है। तो ये भी धारणा नई स्टैटिस्टिक्स में हुई। और ऐसी कई सारी पैराडॉक्सेस हैं जो ग्रीक विज्ञानों ने दिया, उनके बारे में बात करूंगा। और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, सोशल भी है, पर्सनल भी है, रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं, और सब प्रकार के रिलेशन हैं, राइट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंटरनेशनल अफेयर्स, वो सब इनसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। तो हम अनेकांतवाद की बात लें या नॉलेज की बात लें, तो कोई भी चीज एक्स जीवित है या अजीब है, वो दो चीजों से बनी है, ये जैन धर्म कहता है। एक उसका एसेंस है, एक उसका तत्व है, और एक उसका मोड है, पर्याय। तत्व सदैव रहता है और मोड जो है, पर्याय जो है, वो हर क्षण बदलता है, हर समय बदलता है। तो इसकी टोटलिटी जानने के लिए हमको एसेंस और मोड दोनों का पता करना पड़ेगा। जिनका वैज्ञानिक बैकग्राउंड है वो इसको समझ जाएंगे कि अगर कोई चीज प्रतिक्षण बदलती है तो हम उसका पूर्ण ज्ञान नहीं कर सकते। तो ये मैंने दो डायग्राम बनाए यहाँ पर। ये वैज्ञानिक डायग्राम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ अननोन है दुनिया में, हम कुछ भी नहीं जानते, परंतु हम उसका अध्ययन करते रहें तो अननोन जो है वो नोन बन जाएगा और धीरे धीरे हम सब जान लेंगे। पर जैन धर्म की यह धारणा नहीं है। जैन धर्म कहता है कि एक अननोन है, एक नोन है, और एक अननोएबल है, अव्यक्तव्य है, जिसको आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। ये जैन धर्म ने, ये महावीर स्वामी ने 2600 वर्ष पहले कहा, और क्वांटम मैकेनिक्स ने अभी उसको पता लगा कि कुछ चीजें इनडिस्क्राइबेबल होती हैं। तो सिवाय केवलियों के ये जो अननोएबल है, इसको कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो विज्ञान के बहुत सारे ये सिद्धांत हैं जो अपने अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद और सप्तभंगी से मेल खाते हैं। मैं उनके बारे में अभी गहराई में नहीं जाऊंगा, पर आपको केवल एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जब विज्ञान कहता है कि जब हम एक 10⁻⁻35 मीटर्स के क्षेत्र में जाते हैं, मतलब एक को आप 1 अरब से भाग दीजिए, फिर जो आए उसको 1 अरब से और भाग दीजिए, फिर जो आए उसको 1 अरब से और भाग दीजिए, फिर जो आए उसको 1 अरब से और भाग दीजिए, फिर जो लेंथ आएगी उसको, वहां पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते हैं, वहां अनसर्टेनिटी होती है। इसी प्रकार समय के बारे में है 10⁻⁴ सेकंड्स। मतलब एक के को डिवाइड करिए आप 4401 लगाकर, मतलब 1 अरब को आप 5 बार उसका हिस्सा करते जाएं, फिर जो समय आएगा, जो सूक्ष्म समय आएगा, उसमें जो हम फिजिक्स जानते हैं उसके नियम लागू नहीं होते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि हम पूरे ब्रह्मांड को देख नहीं सकते, ये हमारे लिमिट ऑफ नॉलेज है। हम केवल वही देख सकते हैं जो लाइट हम तक आती है। जैसे सूर्य की लाइट को 8 मिनट लगते हैं,
तो हम जब सूर्य को देखते हैं तो हम एक्चुअली अभी जो सूर्य है वो नहीं दिखता, हमको 8 मिनट पहले का सूर्य दिखेगा। तो तारे जो दिखते हैं जो लाखों वर्ष दूर हैं, जो अरबों वर्ष दूर हैं, वो अरबों वर्ष पूर्व कैसे थे वो दिखता है, अभी क्या है वो हम देख ही नहीं सकते। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा ही कारण है अपना जो ब्रेन है, जिसको हम ज्ञान का ग्रहण करने वाला मानते हैं, वो इम्परफेक्ट है। हर चीज को, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ब्रेन बदल जाता है। तो ब्रेन तो बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो इस प्रकार से हमारी नॉलेज की लिमिट है। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो गॉडल ने 2 थ्योरम दी है, मैं उनके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा, पर एक ही बात वो कहता है कि जब कोई चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं, और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि मैथमेटिकली लिखो, इससे हर एक चीज़ प्रिसाइज होती है, पर जब हम उसको प्रिसाइज करते हैं तो हम उसको अपूर्ण कर देते हैं। उसका जो एक पक्ष है जो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो अपूर्ण है, और जो हम नहीं लिख पाते वो उसका अधिकतर हिस्सा है। लाओ त्से ने कहा भी है कि व्हाट इज ट्रूथ कैनॉट बी रिटन एंड व्हाट इज रिटन कैनॉट बी ट्रूथ। तो हम किसी चीज को एक्सप्रेस करें वो अपूर्ण ही होगी, ये गॉडल ने कहा है। और नो लैंग्वेज, नो मैथमेटिक्स कैन एक्सप्रेस एनीथिंग फुल्ली। वो खाली आपको अनुभव से, चेतना से ज्ञान प्राप्त होगा, वही पूर्ण होगा। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अब हम ये बैकग्राउंड के साथ हम अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद और सप्तभंगी के बारे में बात करेंगे। पहले हम अनेकांतवाद को लेते हैं। अनेकांतवाद डिफाइंस द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। वो केवल जो प्योर वस्तु होती है उस पर लागू होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। और प्योर केवल 2 ही चीजें हैं ब्रह्मांड में जैन धर्म के अनुसार, एक तो परमाणु है और एक आत्मा है। तो जीव पर और बड़े बड़े स्ट्रक्चर पर जो एग्रीगेट है, जो स्कंद हैं, उन पर अनेकांतवाद लागू नहीं होता। तो लोगों ने इसको, कई आचार्यों ने और कई विद्वानों ने इसको मल्टी फोल्डेडनेस कहा है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे आपको उसकी और परतें मिलेगी। मल्टी फेसेटेड कहा है, मतलब कि इसके कई चेहरे हैं। मल्टी लेयर्ड, मल्टी साइडेडनेस, और नॉन एब्सोल्यूटिज्म, रिलेटिविज्म, मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिविज्म, कंटेक्चुअलिटी, प्लूरलिज्म, को एग्जिस्टेंशियलिज्म, इन सब बातों को अनेकांतवाद कहा गया है। ये अंग्रेजी में अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो ये कई वर्ड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अनेकांतवाद का वर्ड है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। फिजिक्स में इसको कॉम्प्लीमेंटरिटी कहते हैं, मतलब एक दूसरे का पूरक। जितने भी दृष्टिकोण हैं सब पूरक हैं, सब अधूरे हैं। पर सबसे अच्छी इसकी जो परिभाषा आचार्य अमृतचंद्र ने दी है कि कोई भी द्रव्य है इस दुनिया में, वो है भी और नहीं भी है, वह एक है और अनेक है, वो नित्य है और अनित्य है। उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो अभिलाप्य है और अनाभिलाप्य है, वो इनडिस्क्राइबेबल भी है। वो यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन दोनों मिलके होते हैं। और दिस एज वेल एज दैट, यह भी है और वह भी है। और किस दृष्टि से, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या दी है कि स्वभाव की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से और द्रव्य की दृष्टि से हम इसको मानते हैं कि ये वस्तु है, नहीं है, नित्य है, अनित्य है आदि। तो इस प्रकार अनेकांतवाद के कारण
हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड हो गई। पर ये अमृत चंद्र आचार्य की जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, और आज का विज्ञान भी यही मानता है कि हम किसी चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। नेक्स्ट प्लीज। तो क्या साइंटिफिक बेसिस है इसका अनेकांत का? तो सबसे पहले तो इसके प्रूफ मैं सिंपल वाले प्रूफ दूंगा कि एज वी गो टू फाइनर एंड फाइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमने एक टेबल ली, एक मेज ली, तो उसमें तो हमको इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें तो चार्ज नहीं है, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है, उसमें एटम्स नहीं है। पर जैसे जैसे हम उसके छोटे टुकड़े करेंगे तो हमें उसके नए नए रूप देखने को मिलेंगे। टेबल तो वास्तव में है ही नहीं, जो है वो क्वार्क है, एटम है, वगैरह है, और उनमें भी नए नए गुण आते हैं। तो हम कोई चीज का अध्ययन करके उसका पूरे गुणों को नहीं जान सकते। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं जान सकते। एक्चुअली पहले जब हम पढ़ते थे तो बताते थे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। आजकल धारणा है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब आप उसको कोई यंत्र द्वारा देखेंगे तभी वो प्रकट होता है, वैसे वास्तव में कुछ है नहीं। आप उसको नहीं देखो तो वो है ही नहीं। ये तो ऐसे हुआ कि जैसे बाहर जाके हमने चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा है, और आंखें बंद कर ली तो वो है ही नहीं। तो ये मेरा सिद्धांत नहीं है, ये आइंस्टाइन ने कहा है। तो व्हेन वी सी एनी ग्रॉस ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एविडेंट, बट एज वी गो डाउन टू माइन्यूट लेवल देन न्यू प्रॉपर्टीज एमर्ज, दैट इज अनेकांतवाद। इसी प्रकार हम सब जल से परिचित हैं, परंतु हम जल के सारे गुण नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिख सकता। उससे प्यास कैसे बुझती है, कितना पानी पीने से बुझती है, हम कह सकते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, वो तो पता है, लेकिन उसके गुण क्या क्या हैं, वो अनेक गुण हैं उसके। नेक्स्ट वन प्लीज। तो इसकी एक्चुअली बुद्ध धर्म में बड़ी अच्छी विवेचना है। एक्चुअली कुछ बुद्धिस्ट लोगों ने जैन धर्म को क्रेडिट दिया है इसके लिए, अनेकांतवाद के लिए। तो एक जब जैन स्कॉलर चाइना गया तो चाइना ने उसने बुद्ध धर्म पढ़ाया और अनेकांतवाद की बात की कि जैन धर्म ने एक बड़ी उपयोगी चीज़ दी अनेकांतवाद। तो वो वहाँ के राजा को समझ में नहीं आया, तो उसने कहा नहीं, आप सरल रूप से बताइए अनेकांतवाद क्या है। तो उसने कहा कि मैं कल बताऊंगा, और उसने रात को उस कमरे में, हॉल में, एक बड़े हॉल में चारों ओर ऊपर नीचे फर्श पर सब जगह मिरर लगा दिए, टेढ़े मेढ़े हर कोण पे, और बीच में एक बुद्ध की प्रतिमा रख दी। तो सुबह जब राजा आया तो उसने कहा क्या है कि आप देख लो कि इसमें तो करोड़ों इमेजेस दिख रही हैं, कोई अधूरी है, कोई पूरी है, कोई उल्टी है, कोई सीधी है, कोई ऊपर की है, कोई नीचे की है, कि हाँ यही अनेकांतवाद है। ये दृष्टिकोण ही टोटल अनेकांतवाद है। तो इसका प्रयोग अभी पिछली सदी में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। वहाँ एक चर्च है, उसके ऊपर आपको पता है कि चर्च के ऊपर कांच लगे होते हैं ओपेक, जिसमें लाइट नहीं आ सकती है। तो उसमें एक छेद हो गया। जब ये छेद हो गया तो नीचे एक धब्बा बना उसका, सूर्य का। जब सूर्य की रोशनी आई तो एक धब्बा बना। कुछ महीनों बाद एक और छेद हो गया, 2 छेद हो गए। तो लोगों को ये विश्वास था कि 2 धब्बे मिलेंगे, परंतु उनको 2 धब्बे नहीं मिले, उनको ऐसी लाइनें मिली, एक सफेद एक काली, एक सफेद एक काली, एक में सूर्य दिखता है एक में छाया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो तरंगे हैं। जैसे पानी में तरंगे ऊपर नीचे होती है, वैसे ये तरंगे लग रही है। तो जब 2 छेद हुए तो तरंगे, और एक बंद कर दिया गया तो वापस स्पॉट हुआ। तो मतलब जो सूर्य के किरणें आ रही है, जो वो फोटोन आ रहे हैं, जो पार्टिकल आ रहे हैं, वो 2 होते हैं तो तरंगों में बदल जाते हैं। इसको पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज।
तो इस पे पश्चिमी वैज्ञानिकों ने बहुत समय बर्बाद किया। कई दशक तक उनको समझ में नहीं आया कि कैसे होता है। किसी ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ एक बल्ब लगाया, एक छोटा छेद किया, फिर इसमें 2 छोटे छेद किए और फिर देखा। तो जब ये छेद किए गए तो पहले तो एक डब्बा बना, एक छेद किया तब। तो इसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि अगर 2 छेद हैं तो ऐसे ऐसे एक इमेज बनेगी जैसी चर्च में बनी थी, और इसको वो समझ नहीं पाए। और जैन धर्म ने अपने जो ज्ञान है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया, वरना हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बारे में। अनेकांतवाद के सिद्धांत से हम इसको पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी को बहुत शीघ्रता से बता सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पर जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उनको काफ़ी डिबेट होती रही कई दशकों तक। पूरी पिछली शताब्दी के फर्स्ट हाफ में ये समझ में ही नहीं आया कि ये पार्टिकल वेव कैसे बन गया। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो डॉक्टर DS कोठारी, जो दौलत सिंह जी कोठारी हमारे डिफेंस के एडवाइज़र थे और UGC के चेयरमैन थे, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। और उन्होंने कहा अब अगर हम एक बॉक्स लें और उसमें एक पार्टीशन लगा दें और उसमें एक छेद करें तो, और एक इलेक्ट्रॉन रख दें इसमें A में, तो कुछ समय बाद वो A में है या B में है, वो बाहर है या अंदर है। तो उन्होंने कहा उसकी 7 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पार्टिकल इज इन बॉक्स A, पार्टिकल इज इन बॉक्स नॉट इन बॉक्स B if it is in A, in box B and not in box A if it is in box B। और वो वेव बन गया तो बाहर भी जा सकता है, तो पता नहीं क्या फॉर्म में है। फिर वो इलेक्ट्रॉन इन बॉक्स A एज ए वेव एंड इनडिटर्मिनेट, पता नहीं चलता उसका क्या रूप है। इन बॉक्स B एंड इज इनडिटर्मिनेट, इज इन द फॉर्म ऑफ वेव इन बोथ द बॉक्सेस। वेव है तो दोनों में भी हो सकती है, एक में भी हो सकती है। एंड मे बी पार्टिकल इज इन ईदर बॉक्स एंड आउटसाइड एज ए वेव एंड एज इनडिटर्मिनेट। तो ये 7 उसके रूप हैं और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स लगाकर इसको सॉल्व किया और उसके 7 सॉल्यूशन आए। और यही काम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, महालानोबिस ने किया। नेक्स्ट स्लाइड। चाइना में एक धारणा है, वो ये इसको एक फिश बनाते हैं, सफ़ेद फिश है, काली आँख है, एक काली फिश है, सफ़ेद आँख है, कि दुनिया को आप 2 विरोधाभास में डाल सकते हैं, एक बिल्कुल दूसरे के विरोधी है। इसको यिंग एंड यांग कहते हैं। तो अपोजिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अपोजिट एक्चुअली एक दूसरे के विरोधी नहीं लेकिन पूरक हैं और गिव्स यू द टोटल व्यू। पर हमारा अनेकांतवाद बताता है कि 2 ही नहीं, उसके अनेक रूप हैं और वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। और कुछ विशेष बात और बताता है कि कुछ डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हम, इनडिस्क्राइबेबल, अव्यक्तव्य है। तो ये अव्यक्तव्य की धारणा जैन धर्म की बहुत प्रमुख धारणा है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो इन दिस सेंस अनेकांतवाद गोज बियॉन्ड कॉम्प्लीमेंटरिटी। हरेंद्र जी अगली स्लाइड बताइए। अब जो मैंने अब तक बताया वो 2 चीज़ें बताई कि मैक्रो मतलब स्थूल और माइक्रो मतलब सूक्ष्म। इन दोनों की फिजिक्स के नियम अलग हैं। जो मैक्रो है वो होल इज सम ऑफ पार्ट्स। इस कमरे में अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं तो आप उनको गिन लीजिए तो होल विल बी इक्वल टू 10। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। आप अपने पॉकेट में 10 रुपए डालेंगे, 1-1 रुपए का सिक्का, तो वो 10 ही रहेगा।
लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो कभी 9 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, हमको समझ में नहीं आती है, पर ये समझने का नहीं है। प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि जब हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। वर्ल्ड डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहती है, कोर्स में डिटर्मिनिस्टिक रहती है और सूक्ष्म में डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहती है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्म में जाएंगे, हमारे मास, चार्ज, स्पिन, स्ट्रेंजनेस, ये कई गुण हैं जो वैज्ञानिकों ने निकाले हैं। क्वार्क में जाएंगे तो कई 6 प्रकार के क्वार्क हैं, ये सब हमको नजर नहीं आते। तो ये अनेकांतवाद है कि उनका पर्याय हमेशा बदलता रहता है और जैसे जैसे सूक्ष्म में जाएंगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो ये बताया कि द सेम पार्टिकल एट डिफरेंट लेवल्स मैनिफेस्ट इन मैनी वेज एंड हैज मैनी मोड्स। दिस इज प्रिसाइजली द सेम एज अनेकांतवाद। Thus one can argue that अनेकांतवाद is a physical reality. ये एक धार्मिक पक्ष नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार है, ये मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन प्लीज। अब हम स्यादवाद की ओर जाएंगे। अनेकांतवाद तो हमने समझ लिया कि एक वस्तु के कई रूप होते हैं, अनेक रूप हैं, वो प्रकट होते रहते हैं, हम उसको पूरी तरह नहीं जान सकते। पर स्यादवाद के बारे में अगेन आई वांट टू गो टू आचार्य अमृतचंद्र। उन्होंने जितना क्लियर रूप में लिखा है उतना बहुत कम आचार्यों ने लिखा है। वो कहते हैं जो सदा नियम का निषेध करता है और निपात रूप से सिद्ध है उसे स्यात् कहा गया है, वह वस्तु का सापेक्ष सिद्ध करता है। अब इसको समझना पड़ेगा। इसका सरल अंत मतलब तो यह है कि कोई नियम ऐसा है ही नहीं जो सब चीज पे लागू हो। जो सदा नियम का निषेध करता है वो कहता है नियम है ही नहीं, नियम नाम की कोई वस्तु नहीं है। नियम तो ऐसा होता है जो सब पे लागू होना चाहिए, ऐसा कुछ दुनिया में नहीं है। और निपात रूप से सिद्ध है, मतलब उसको आप जो हम बता रहे हैं उसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। निपात रूप से सिद्ध है, वही स्यात् है। और महावीर स्वामी ने यही कहा था कि कोई नियम नहीं है, कोई एक सत्य नहीं है। इसका अच्छी तरह हम समझने का प्रयत्न करें तो देयर इज नॉट वन ट्रूथ, देयर आर मैनी ट्रूथ्स। सत्य भी अनेक हैं, जो ज्ञान है वो केवल एक प्रकार का नहीं है, ये मतलब हुआ। नो प्रपोजिशन कैन बी मेड विद सर्टेनिटी। निश्चितता से कोई हम सिद्धांत नहीं बना सकते। तो यही एक सिद्धांत है जो सब पर लागू होता है। एक्चुअली इट्स वेरी फनी कि ये सिद्धांत सत्य है, वो कह रहा है कि कोई सिद्धांत सत्य नहीं है, परंतु ये सिद्धांत कि हम दे रहे हैं कि कोई सिद्धांत नहीं है वही सत्य है। पर इसको संशय मत मानिए। ये दूसरे लोग कहते हैं कि एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है। दिस इज नॉट राइट। एवरीथिंग इज ट्रू। सो ज्ञान के भी अनेक रूप हैं। अनेकांतवाद जो ज्ञेय पे लागू है उसके भी अनेक रूप हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट प्लीज। अब हम आएंगे जो इसको जो है हम नॉन एब्सोल्यूटिज्म कह सकते हैं। कि जैसे पहले कहा कि एक ही सत्य है, ये कई लोग बिलीव करते हैं कि सत्य एक है, ऐसा कुछ नहीं है। No proposition is absolute or complete truth, or there is no one truth. No proposition is completely true because deeper one goes, more revelations will be there. Nature exists at multiple layers and some part of truth always remains hidden or undescribable, avyaktavya. No proposition is absolutely or completely false. तो सत्य भी कुछ नहीं है और मिथ्या भी कुछ नहीं है। Some amount of truth exists in every realization or proposition. जो पूर्ण मिथ्या है उसको निकाल दीजिए आप। जो कोर्स, ये मैं सूक्ष्म स्तर पर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन प्लीज।
तो हमने ये समझ लिया दो चीजें, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अब हम आते हैं नएवाद की तरफ, और आप सबको पता ही होगा कि इसकी फेमस स्टोरी है कि ये 6 अंधे आदमियों को एक हाथी दिखाया गया। ये अपने जैन धर्म की अनेकांतवाद या नएवाद बताने का बहुत अच्छा तरीका है। और किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने उसका बॉडी पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, किसी ने दांत, तो सब अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं। सब अंधे हैं, पूर्ण तो कोई देख नहीं सकता। और किसी ने एक कविता भी बनाई कि एंड सो दीस मैन ऑफ हिंदुस्तान डिस्प्यूटेड लाउड एंड लॉन्ग, ईच इन हिज ओन ओपिनियन एक्सीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, तो ईच वाज पार्टली इन द राइट। प्रत्येक इसमें सत्य है, बट ऑल वर इन द रॉन्ग। पर सब गलत है, अपूर्ण सत्य है। कोई इसको पेड़ बता रहा है पैर को, कोई इसको सूंड को पेड़ की शाखा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कान को पंखा बता रहा है आदि। तो ये नएवाद है। तो इन तीनों में हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अनेकांतवाद, स्यादवाद और नएवाद। अनेकांतवाद ज्ञेय पर, ऑब्जेक्ट पर लागू होता है। नएवाद ज्ञायक पर लागू होता है। मेरा क्या दृष्टिकोण है, मैं किस दृष्टि से देख रहा हूं, वो नएवाद है। और ज्ञान पर स्यादवाद लागू होता है। तो स्यादवाद जो है वो बहुत तत्व की बात है। ये तो अपने दृष्टिकोण की बात है, पर जो गूढ़ जो तत्व महावीर स्वामी ने बताया वो है नएवाद। नेक्स्ट वन प्लीज। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको रिपीट किया है। नेक्स्ट वन प्लीज, कि ये प्रोबेबिलिस्टिक है। डॉक्टर JBS हल्देन ने एक इक्वेशन लिखी, x स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 0, और सिद्ध किया कि इसके 7 सॉल्यूशन आएंगे, 0, 1 और इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल मतलब अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा जिसको हम कहते हैं। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो उन्होंने भी ये सप्तभंगी को वैज्ञानिक दृष्टि से मैथमेटिकली प्रूव किया। नेक्स्ट वन प्लीज। अब हम पैराडॉक्स की बात करते हैं। मैं 2-3 पैराडॉक्स ही लूंगा, कुछ 5-7 मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक तो लायर्स पैराडॉक्स है। ये ग्रीक लोगों ने, विद्वानों ने इजाद की थी कि एक आदमी कहता है कि मैं कहता हूं मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो मैं अभी जो बोल रहा हूं वो सत्य है या झूठ, ये एक पैराडॉक्स हुआ। इसका आप उत्तर नहीं दे सकते, एक सिंपल चीज का उत्तर नहीं दे सकते, जैसे आप उस पेंटिंग का नहीं दे सकते जो मैंने शुरू में बताई थी। एक ये बार्बर ऑफ सेविल पैराडॉक्स है। द बार्बर कट्स हेयर ऑफ ऑल दोस। जो बार्बर है, नाई है एक गांव में, वो सबके बाल काटता है सिवाय अपने बाल के। तो फिर उसके बाल कौन काटता है? एक ही नाई है पूरे गांव में, तो इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। नेक्स्ट वन। तो इस प्रकार के बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। और मैं आयशर की एक दूसरी पेंटिंग बताऊंगा आपको, फिशेस एंड बर्ड्स, कि ये फिश है या बर्ड है। ये क्या है पेंटिंग आप नहीं बता सकते। तो इसके भी 7 सॉल्यूशन होंगे। फिश भी है, बर्ड भी है, ये आ रही है, ये जा रही है, दोनों हैं, दोनों नहीं है, क्या है हमको समझ में नहीं आया। इस प्रकार इसके 7 उत्तर हो सकते हैं, और इसको हमारे शास्त्रों में सप्तभंगी का है, पर अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अब तक इग्नोर किया है। नेक्स्ट वन प्लीज। इसके पहले कि मैं इस लॉजिक में जाऊं, एक दूसरी धारणा आपको बताऊंगा, कंटेक्चुअल, जो संदर्भ में सिद्ध की जा सकती है। इसको शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स कहा गया है। नेक्स्ट वन प्लीज। एक शिप है, अब मैंने इसका पाल उतारा और इसका एक लकड़ी उतारी और यहाँ इसको एक एक पार्ट करके ये दूसरी शिप बना दी। अब मुझे बताइए कि ये शिप वही है जो ये है या दूसरी है? अगर मैं एक इसकी वस्तु कम लगाता तो ये दूसरी हो जाती, पर मैंने सारे इसके वस्तु उतार के धीरे धीरे इसमें लगा दिए,
तो ये शिप वही है या दूसरी है, तो ये कंटेक्सचुअल है। ये सामान लाने के लिए तो वही है, मटेरियल की दृष्टि से वही है, पर काल की दृष्टि से ये दूसरी है। तो हम इसको सप्तभंगी की दृष्टि से इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। तो जो कंप्यूटर लॉजिक है, तो अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे चलता है। आप कंप्यूटर तो एक सेकंड में कुछ अरबों खरबों कैलकुलेशन करता है, पर उसका सिस्टम है ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, बाइनरी। बाइनरी मतलब दो, यस और नो। पर जी.एन. रामचंद्र जो बड़े ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत ओरिजिनल डिस्कवरी की प्रोटीन के बारे में, उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 तक ले गए इस लॉजिक को, और ये अच्छे वैज्ञानिक पब्लिकेशंस में पब्लिश किया उन्होंने, जर्नल्स में। ट्रू और अव्यक्त लेके, ट्रू, अव्यक्त और फॉल्स लेके, डाउटफुल और नल, 1 2 3 4, ये 4 उन्होंने धारणा है। वो 7 तो वो भी नहीं कर पाए। जो अब फजी लॉजिक होता है ना, आपकी वॉशिंग मशीन में आजकल उपयोग में आता है कि अगर कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो वो अपने आप उसको देख के तय कर लेती है कि मुझे ज्यादा चलना है। वो फजी लॉजिक है, वो अपने सप्तभंगी पर आधारित है। पर हम अभी सप्तभंगी लॉजिक नहीं लगा पाए हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स अवश्य बन रहे हैं, वो 7 लॉजिक शायद यूज करें, पर इसीलिए कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत तेज गति से करेंगे ये बाइनरी कंप्यूटर की वजह से, जो अपना लैपटॉप अभी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अब इसके बहुत सोशल इम्प्लीकेशन है कि एक दूसरे का जो ओपिनियन है, जो धारणा है, जो मत है, उसको अपन उचित इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो पार्टली राइट है, हम भी पार्टली राइट हैं। तो फिलॉसफी, सोसाइटी, कल्चर, फेथ, रिलीजन, फैमिली मैटर्स में ये हम अनेकांतवाद का बहुत उपयोग किया जा सकता है, और मेनली इसका इसी में किया जाता है। पर मैंने आज आपको बताने की चेष्टा की कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। This single concept can lead to harmony in day-to-day life between groups of people, between nations, and promote coexistence. जो कई लोग इसको नहीं मानते, वो कहते हैं मैं ही सत्य हूँ, और फिर कहते हैं सत्यमेव जयते। तो वो तो असत्य है, क्योंकि महावीर स्वामी ने कहा है कि इसके पहले भी स्यात लगाना चाहिए। नेक्स्ट वन प्लीज। रॉजर पेनरोज ने, जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने कॉन्शियसनेस, चेतना को इम्पोर्टेंस दी है, और वो ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि सत्य केवल अनुभव है, आप जो देखते हैं वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट वन। तो मैं अभी समाप्त करूंगा इस बात को कि अनेकांतवाद 4 अंगों से बना है। अनेकांतवाद जो पर्याय पर आधारित है, स्यातवाद जो ज्ञान पर आधारित है, और नयवाद जो देखने वाले के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो ये एक किंवदंती है कि जब महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में वो सो गए और उनको एक सपना आया था। उन्होंने एक विचित्र पक्षी देखा जिसमें 7 प्रकार के रंग थे। तो उन्होंने सप्तभंगी का इससे इसको माना, और इसका बताया कि 7 आंसर हो सकते हैं। और ये पेंटिंग इस बाई मंजू नाटा, और विद हर परमिशन मैं आपको ये पेंटिंग दिखाऊंगा। उन्होंने अनेकांतवाद पर एक पुस्तक लिखी है, उसमें ऐसी पेंटिंग है जो विचित्र पक्षी है, उसके 7 प्रकार के पंख और ये बॉडी है। तो अनेकांतवाद इस प्रकार सिद्ध हो जाता है फिलॉसफी के हिसाब से और विज्ञान के हिसाब से। तो हम ऐसा काम यहाँ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद
पर अनेकांतवाद का यह अर्थ हुआ कि अगर आप मेरे से सहमत नहीं हैं तो भी आपको कहना पड़ेगा कि आई एम राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ अनेकांतवाद. सो प्लीज ट्राई टू सी दिस फाइनर डिफरेंस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, जो मेरे समझ में आया विज्ञान और धर्म की दृष्टि से, जैन धर्म की दृष्टि से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया. और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर जितेंद्र शाह ने विज्ञान को भी, वो तो शुरू से ही देते आ रहे हैं, इतना महत्व दिया कि जो ये प्रथम लेक्चर है वो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर रखा. आप इसको ध्यान में रखते हुए अगली श्रृंखला, अगले लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे, ऐसे मेरी धारणा है. धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने वैज्ञानिक दृष्टि से अनेकांतवाद का किस प्रकार से अर्थ निकल सकता है और शास्त्रों में अनेकांतवाद के विषय में जो बातें कही है उसका समन्वय करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज आपने अपने व्याख्यान में प्रस्तुत की. इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. अब मैं हमारे श्रोतागण को आमंत्रित करता हूं उनके जिज्ञासा, प्रश्न, शंका के समाधान के लिए, जिज्ञासा के लिए. हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी की विद्वत्ता से आप अब परिचित हो चुके हैं. आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. आप अपना प्रश्न आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में आप लिख करके भी पूछ सकते हैं. तो मैं अपने श्रोताओं को, जो आज बहुत अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, कुछ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ पुणे से, कुछ अहमदाबाद से, कलकत्ता से, मद्रास से जुड़े हुए हैं, मैं सभी श्रोताओं का स्वागत भी करता हूं और साथ में प्रश्न के लिए, जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं. नरेंद्र, आप देखो किसी का हैंड रेज हुआ हो तो. रेज हैंड सर किसी का नहीं हुआ. किसी का कोई प्रश्न आया हो चैट बॉक्स में तो आप देखो और प्रश्न प्रस्तुत करो पढ़ करके. सर एक अशोक सिंघवी जी का प्रश्न है. व्हाट काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस कैन बी मेड बाय अनेकांतवाद? पैराडॉक्स. प्रश्न है, प्रेडिक्शन किस प्रकार किया जाता है, क्या किया जा सकता है अनेकांतवाद पर? What kind of predictions can be made by अनेकांतवाद? तो अनेकांतवाद जैसा मैंने आपको कहा वो 4 प्रकार का है. ये सप्तभंगी की तो बहुत एप्लीकेशंस हैं अपने लॉजिक में. तो एक प्रेडिक्शन तो ये है कि आने वाले समय में हम 7 मोड्स वाला ये लॉजिक यूज़ करेंगे और हमारी जो कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो मशीनें हैं, वो बहुत अच्छी प्रकार से चलेंगी. ये एक प्रेडिक्शन तो मैं ये 7 पॉइंट प्रेडिकेशन ऑफ सप्तभंगी इससे कर सकता हूँ. और बाकी तो ये है कि हम जो खोज रहे हैं वो पार्शियल ट्रूथ है, ये हमको मानना पड़ेगा. और सिंघवी साहब तो स्वयं बड़े वैज्ञानिक हैं, तो वो कुछ प्रिडिक्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा. भंडारी साहब, आप ये बताइए कि क्या ये जो जिस तरह से विज्ञान आज एक के बाद एक नई नई खोज प्रस्तुत कर रहा है, तो एक दिन ये समय आएगा कि जो जैन धर्म जिस प्रकार से अनेकांतवाद को प्रस्तुत करता है वही बात विज्ञान सिद्ध कर लेगा? वो हमारे जैन विद्वानों पर निर्भर है. अब तक हमने दुनिया के सामने कोई जैन धर्म में क्या है वो अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया है. जब वहाँ डिस्कवरी हो जाती है उसके बाद में हम कहते हैं कि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है. तो हमने अध्ययन पर
ज़्यादा क्या मैं कहूँगा, कुछ भी उस पे जोर नहीं दिया है। और वो इसको न माने, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैंने सब वैज्ञानिक आधार बताए हैं जो वेस्ट में ही डिस्कवर हुए हैं। हुआ ये कि वो 2500 साल बाद हुए या 2400 साल बाद हुए, पिछले 3-4 शताब्दियों में हुए, तो न मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर प्रश्न ये है कि हम उनको पहले जाके प्रेजेंट करें कि हमारे ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है, दूसरे प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर्मुलेशन नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, पर हमारे इंडिया में बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं, वो सब इसको मैथमेटिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, फॉर्मुलेशन दे सकते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी में जैन धर्म की कई मान्यताएं दुनिया मानेगा, वैज्ञानिक भी मानेंगे और समाज भी मानेंगे, क्योंकि ये यही सही चीज है। तो आपने बताया कि मैंने 5-7 एग्जाम्पल दी थी कि विज्ञान और अनेकांतवाद, स्यादवाद, नएवाद में कितना सामंजस्य है। पर प्रॉब्लम ये है कि समाज के लोग ये अध्ययन का, रिसर्च का काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। आप में से कोई भी जुड़ना चाहे तो ही इज वेलकम। साहब, आपने तो बहुत अच्छी बातें कही है आज, पर मेरे तरफ से 2 और प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न है कि आपने अपने जीवन की शुरुआत विज्ञान से की, और मेरे ख्याल से कुछ अवस्था के बाद आपने जैन धर्म का अध्ययन किया और जैन धर्म और विज्ञान के समन्वय की बात शुरू की, और कई विद्वानों के सामने आपने अपने पेपर भी प्रस्तुत किया है। तो ये जो आपके विज्ञान और धर्म के समन्वय की यात्रा चली, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि धर्म और विज्ञान किस प्रकार से एक दूसरे को सहाय कर सकता है या सहाय नहीं कर सकता है, या हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जैन एकेडमिक्स एसोसिएशन की बात आपने अभी कही, तो आप अनेक विद्वानों से जुड़े हुए हैं आज, और वैज्ञानिकों के साथ भी आपका लंबा परिचय रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि आप आपके अनुभव के आधार पर जैन विद्वानों और जैन संस्थानों को क्या सीख देना चाहते हैं, वो हमें 2 बातों पर हमारी जिज्ञासा संतोष देंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो पहला प्रश्न तो यह है कि मैंने करीब 40 साल खाली विज्ञान का अध्ययन किया, और संयोग ऐसा हुआ कि जो विषय पर मैं या जो प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था उसमें 100% ध्यान देना आवश्यक था, अन्यथा वो सफल नहीं होते। तो उसमें समय बीत गया। पर जब मैंने ये जैन धर्म के बारे में शुरू में तो आपके ही गाइडेंस में शुरू किया था, तो ये पढ़ा तो मुझे कुछ एक पूर्णता का अनुभव हुआ। मैंने कहा अरे अगर मैं ये नहीं करता तो मैं कितना अपूर्ण रह जाता। यह भी एक प्रकार का नएवाद है। तो मेरी तो सबसे यही निवेदन है कि आप कॉम्प्लीमेंटरिटी जो है आपका, आप संपूर्ण जीवन के लिए दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। ये उसके बिना मैं अपने आप को बहुत अपूर्ण मानता हूँ, और ये इससे मेरे को बहुत संतोष का अनुभव हो रहा है। हालांकि अभी भी कई वैज्ञानिक प्रयोग चालू हैं। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो तो बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से ये मैसेज कि जैन धर्म एक ज्ञान प्रधान धर्म है। तो हमने ज्ञान को तो महत्व दिया नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है।
हम भक्ति पर और अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस दूसरे मार्गों को ज़्यादा अपनाते हैं और अपने कल्याण की बात करते हैं। अभी अभी मैंने एक दो और खोजें की है कि जो हमारे शास्त्रों में क्वांटिटेटिवली लिखा गया है वो पश्चिम के वैज्ञानिक उन्होंने हाल ही में उसकी डिस्कवरी की है। तो ये क्रेडिट की बात नहीं है कि क्रेडिट उनको जाता है या अपने को जाता है या महावीर स्वामी को जाएगा। ये बात ये है कि अपने जो दर्शन में सिद्धांत हैं वो इतने गहन और गूढ़ हैं, हमको चाहिए कि हम हर एक मंदिर में एक लाइब्रेरी रखें, एक प्रयोगशाला रखें, या हम अध्ययन पर जोर दें, ज्ञान और ध्यान पर। तो वो कम होता जा रहा है और मैं तो यही कहूँगा कि रिसर्च के द्वारा अपने जो सिद्धांत हैं उनको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना ये वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आप कई लोग उससे जुड़े हुए हैं, आप भी आइए और उसमें सहयोग दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। एक और हैंड रेज हुआ है किसी का, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। सर शांतिनाथ जैन जी ने सेंड किया था। शांतिनाथ जैन जी को आमंत्रित करता हूँ अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। शांतिनाथ जी। जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बताइए। पहले तो मैं भंडारी जी सर को बहुत 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 ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा विषय तो बहुत सीधे और सरल तरीके से हमको समझ में आया। दूसरी बात, जो भंडारी सर ने जो अभी कही है उसके बारे में मुझे ऐसा कहना है कि जहाँ पर भी अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे पंडित बनाते हैं, पंडित या शास्त्री डिग्री लेते हैं विद्यार्थी, वो सिर्फ तत्व का अध्ययन करते हैं और तत्व का ही प्रचार में लगते हैं। तो वहाँ के इंस्टीट्यूट में जो भी जितने भी विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा वो कम से कम 12th साइंस पास हो। 12th साइंस पास होगा तो वो सोचेगा कम से कम, ही कैन कोरिलेट विद दी मीन्स अब दर्शन में जो सिद्धांत है वो कोरिलेट करने का ट्राई तो करेगा कम से कम, कि मैंने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन ऐसे हो सकता है। शांतिनाथ जी, बहुत बढ़िया आपका सजेशंस हैं और वैसा होना चाहिए। पर जो प्रश्न होगा, लेकिन उसमें एक मिनट डिस्टर्ब करता हूँ आपको सर जी। वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस है ऐसे, तो वो बोलते हैं कि 12th साइंस जो लड़का होता है वो बायोलॉजी भी सीखता है और फिर मारकाट की बात करता है, मारकाट करता है, हिंसा करता है, इसलिए हम 12th साइंस को नहीं लेंगे। नहीं, वो ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक सही भी है। और इसमें कुछ स्वर्ण मध्य निकलना चाहिए, गोल्डन मीन होना चाहिए। शांतिनाथ जी, आज का जो है ना वो विज्ञान और अनेकांतवाद पर है। अनेकांतवाद पर आपका कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए। मैं एक और प्रश्न पूछूंगा और बाद में हम ये आज के व्याख्यान की समाप्ति घोषित करेंगे। मेरा एक ही प्रश्न है। कुछ समय पहले तक भंडारी साहब विज्ञान ने आत्मा के अस्तित्व पर काफी प्रश्न खड़े किए थे और अभी आप कुछ समय से कॉन्शियसनेस पर गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। क्या विज्ञान अब कॉन्शियसनेस के अस्तित्व पर कुछ आगे गहनता से अध्ययन कर रहा है या नहीं, और कॉन्शियसनेस के अध्ययन का अनेकांतवाद के साथ कुछ संबंध जुड़ेगा या नहीं जुड़ सकता है?
जैन धर्म ने तो जब भी तत्व की बात की है, वो जीव तत्व या अजीव तत्व, तब अनेकांतवाद साथ में लेकर ही बात की है, क्योंकि कई प्रश्न भगवान महावीर को व्याख्या प्रज्ञप्ति में पूछे गए थे। तब महावीर स्वामी भगवान ने जो जवाब दिए, वो जवाब में वो हमेशा कहते थे कि सिया अथी सिया नथी, यानी स्यात अस्ति स्यात नास्ति देकर के जवाब देते थे। आत्मा के बारे में भी वो कहते थे। तो क्या आप कॉन्शियसनेस के बारे में जो अभी चर्चा कर रहे हैं, और करीब करीब मैं जो जानता हूँ, वो आज तक पूरे विश्व में जितना भी कॉन्शियसनेस पर काम हुआ है, उसमें जैन धर्म अछूता रहा है, और जैन धर्म ने कॉन्शियसनेस पर बहुत बड़ा काम किया है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो आपके सामने मेरा ये प्रश्न है कि कॉन्शियसनेस को लेकर के आने वाले समय में क्या चर्चा होगी, और जैन धर्म का रोल क्या हो सकता है उसमें अनेकांतवाद के साथ। तो आपने आत्मा के और चेतना के बारे में पूछा, तो ये अभी जो वैज्ञानिक हैं उनके सामने बहुत प्रमुख प्रश्न उत्पन्न हो गया है। रॉजर पेनरोज की बात मैंने की, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, वो अन्य काम के लिए मिला, कॉस्मोलॉजी के लिए, लेकिन वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने कई मॉडल भी दिए हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियंस, पैथोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट, ये सब मिल करके बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि हुआ ये है कि वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वो मटेरियलिस्ट हैं एक्चुअली। वो कहते हैं कि सब चीज मैटर से बनी है ब्रह्मांड में, और हम कहते हैं कि आत्मा और पुद्गल अलग हैं, परमाणु और आत्मा, और ब्रह्मांड इन दोनों से मिलके बना है। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम मैटर से सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको अगर आप जीव अजीव से बनाना चाहें, बॉडी तो अजीव से ही बनी है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आती है 10⁻⁻144। तो वो तो असंभव है, जो पूरा ब्रह्मांड है इसके जीवन काल में हम कर ही नहीं सकते ऐसा। ये तो ऐसा हुआ कि एक पतझड़ आया और एक विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर जाके वापस अपने आप असेंबल हो गए कहीं। तो असंभव सा है। उसको हो सकता है कि कोई बंदर टाइपराइटर पे बैठ के कुछ टाइप करे और अंत में आचारंग सूत्र बन जाए, करता रहे अरबों खरबों सालों तक। तो ये असंभव लगता है। तो सभी वैज्ञानिक आजकल इस पर काम कर रहे हैं। जो श्रोडिंगर ने तो एक पुस्तक भी लिखी थी लाइफ के बारे में, और भी दूसरे कई वैज्ञानिक हैं। तो इसमें जैन धर्म उनको रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन नहीं कर पा रहे अभी तक। वो इसको खाली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मानते हैं। और उन्होंने और चार वगैरह कई थ्योरी दी है। तो ये अभी दुनिया का सबसे गहनतम विषय है, जिसमें फिजिक्स वाले, न्यूरोलॉजिस्ट और सब प्रकार के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। तो ये सही मौका है कि हम भी इसमें कुछ अपना योगदान करें, और वही हम प्रश्न उसी पर हम विषय पर काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं यहाँ एक और प्रश्न देख रहा हूँ कि इफ वी कैन प्रूव दिस पॉइंट ऑफ री इनकारनेशन with the help of Jain principles, we can increase awareness about Jainism. तो ये अवश्य ही सिद्ध हो सकता है। इनफैक्ट वी आर नॉट कीपिंग आवर आईज ओपन। हमारे शरीर में असंख्यों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल हैं, वो प्रतिक्षण मरते हैं और फिर जीवित हो रहे हैं। ये पुनर्जन्म का ही एक रूप है। आप देखते हैं कि वो सेल आपका एक हफ्ते बाद में आपकी पूरी बॉडी नहीं हो गई है, या कुछ समय बाद में, तो ये सब मरते भी हैं और उसी प्रकार जन्म लेते हैं। तो पुनर्जन्म को सिद्ध करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम कर नहीं रहे हैं और वो मानते नहीं है।
वेस्ट वाले इसमें मानते नहीं हैं, क्योंकि उनकी सारी फिलॉसफी, रिलीजन और दर्शन खत्म हो जाएगा, और हम इस बारे में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत मतलब ज्ञानी हैं, हमें तो सब पता ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दोनों को मिलाकर अगर हम करें, और आपको तो मैंने बताया नहीं क्योंकि ये विषय नहीं था, 2 नोबेल प्राइज जो मिले हैं 2016 और 2017 में, वो उपवास पर और चौविहार पर मिले हैं। और ये तो जैन धारणा है, आप सब सहमत होंगे इससे, मिले जापानीज और अमेरिकन वैज्ञानिकों को है। तो हमारी कमी बस ये लोगों को इसमें इकट्ठा करना, और इसमें समाज कुछ रोल प्ले कर सकता है, और ये हम रिसर्च करें और उनके शब्दों में, उनके लॉजिक से उनको कन्विंस करें, तो वो मानेंगे। हम बाद में आके आज कहते हैं कि ये तो हमारे जैन धर्म में लिखा है कि उपवास से क्या होता है, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ तो सब लिखा हुआ है, पर वो नोबेल प्राइज तो जापानीज साइंटिस्ट को ही मिला। भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनेकांतवाद पर बहुत ही बड़ी बातें कही और विज्ञान को साथ में जोड़ा, और आपने अंत में एक सुझाव भी दिया कि प्रत्येक मंदिर में एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। मैं उसको थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा कि प्रत्येक नगर में, जो बड़े नगर हैं जहाँ जैन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ उस इंस्टीट्यूट में एक आध विज्ञान के विषय को लेकर के संशोधन होना चाहिए। समय काफी हो चुका है, अब हम कोई नए प्रश्न नहीं ले पाएंगे, और हम हमारे श्रोताओं को ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगले अनेकांतवाद के व्याख्यान में आप अपने प्रश्न को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको ये कार्य एक बहुत ही सुंदर विषय, बहुत ही गहन विषय पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी के द्वारा सुनने को मिला होगा। आप अपने विचार हमारे श्रुत भवन श्रुतदीप फाउंडेशन को भेज सकते हैं। आपके सुझाव, आपके विचार, आपके जो भी प्रश्न है वो आप हमें भेजेंगे, तो हम उसका जवाब प्रोफेसर भंडारी साहब से प्राप्त करके आपके तक पहुंचाएंगे। आपके सुझाव हमारे आने वाले व्याख्यान में और आने वाली प्रवृत्तियों में हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक आधार बनेगा, और हम आपके लिए कुछ नए विषय भी प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आपके सुझाव, आपके विचार, आपके प्रश्न हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो आप सभी को मैं प्रश्नों के लिए भी आमंत्रित करता हूं, लेकिन आप हमारे श्रुतदीप श्रुत भवन का जो ईमेल आईडी है उस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार ज्ञापित करता हूं हमारे श्रुत भवन श्रुतदीप फाउंडेशन के ट्रस्टियों की तरफ से। पूज्य आचार्य, पूज्य पन्यास श्री वैराग्यरति महाराज जी के प्रेरणा से ये पूरी व्याख्यान माला का आयोजन हुआ है, और मैं विशेष रूप से प्रोफेसर भंडारी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अति व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमें लाभान्वित किया है, और हम आपके ऋणी रहेंगे। आने वाले समय में भी हम आपसे लाभ लेते रहेंगे। हमारे साथ आज कई वैज्ञानिक जुड़े थे, प्रोफेसर जीवराज जैन और अशोक, मतलब और भी वैज्ञानिक थे, और जिज्ञासु भी जुड़े हुए हैं। देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। सभी का आभार मानते हुए मैं आज के इस व्याख्यान को समाप्त घोषित करता हूं। आने वाले व्याख्यान की सूचना आपको दी जाएगी, आप अवश्य जुड़िए। आने वाले समय में अनेक उच्च कोटि के विद्वान और एक विशेष विषयों के साथ अनेकांतवाद का क्या संबंध है, उस पर हम आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे ये अवसर दिया कुछ विचार प्रस्तुत करने का।